जय हिंद फ्रेंड्स। तो जी हम ग्रामर का जो सिलसिला लेके चल रहे हैं उसी सिलसिले का ये अगला वीडियो है। उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, अगर वो नहीं देखे हैं तो एक बार पहले उनको देख लें ताकि ये वाला जो वीडियो है आज मैं जो बताऊं वो आपको समझ में आए। और अगर पिछला जो मैंने बताया है अगर आपको आता है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो कल हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? कल हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि भाई सब्जेक्ट एक शब्द में हो सकता है, 2 शब्दों में हो सकता है, 3 शब्दों में हो सकता है, 4 शब्दों में, मतलब कितने भी शब्दों में एक सब्जेक्ट को हम लिख सकते हैं। फिर अगला स्टेप हमने क्या किया था? फिर मैंने आपको बताया था कि हर एक सब्जेक्ट का अपना एक ऑब्जेक्ट भी होता है जिसको हम सेंटेंस के बाद में यूज़ करते हैं। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट की एक अपने की इंग्लिश होती है और अपने की इंग्लिश के साथ में कुछ ना कुछ ऐड होता है। जैसे आई के अपने की इंग्लिश माई हो गई, और अगर मैं कोई चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मेरी कुर्सी तो माई चेयर, यानी कि माई के साथ कुछ ना कुछ ऐड होगा। और एक चीज़ और बताई थी कि हर एक सब्जेक्ट की एक खुद की इंग्लिश भी होती है, ये मैंने आपको बताया था। और लास्ट में ये बताया था कि भाई सब्जेक्ट आपका एक वचन और बहुवचन होता है, जिसमें अगर आप अपने आई और वी को छोड़ दें, आई और यू को छोड़कर बाकी तो आप पहचान ही लेंगे। जहाँ एक होगा वहाँ एक वचन होगा, जहाँ एक से ज़्यादा होंगे वहाँ बहुवचन होगा। तो कल हमने सब्जेक्ट के बारे में लगभग जो मेन पॉइंट थे वो हमने जान लिए थे। आज उसके आगे की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अब उसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले थोड़ा सा हम वर्ब के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि भाई वर्ब क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है जी। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्रिया यानी कि काम का होना, तो वो शब्द जिससे किसी काम के होने का या काम के चलने का पता चलता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। कोई भी हम शब्द बोलें और उससे हमें किसी काम के बारे में एहसास हो, जैसे कि खाना, तो ये भी एक काम है। चलना, दौड़ना, वीडियो बनाना है जी, उठना, बैठना, सोना, जागना, बात करना, छुपना, छिपाना, गाली देना, बुराई करना, भलाई करना, ये जो काम है, जिन शब्दों से हमें काम के बारे में पता चलता है उसे क्या कहते हैं जी? क्रिया कहते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि भाई वो शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। ठीक है जी। वो शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं, हमने लिख लिया कि जैसे भाई खाना खाना है ना, फिर उसके बाद आपका हो सकता है दौड़ना, चलना, उठना, बैठना, बात करना, और इस तरह से ये बहुत सारी होती हैं, अनगिनत होती हैं जी, बहुत सारी वर्ब होती हैं। जैसे खाना खाने की आप आज के ज़माने में हम टेक का यूज़ भी करते हैं, पहले हम ईट का प्रयोग भी करते थे। दौड़ने के लिए आप रन का यूज़ कर लेते हैं, चलने के लिए आप वॉक का यूज़ कर लेते हैं। ऐसे उठने के लिए क्या आता है जी? उठने के लिए आप अवेक भी लगा देते हैं, या आप इसमें गेटअप का यूज़ भी कर लेते हैं। और बैठने के लिए हम यूज़ करते हैं सर सिट का, बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं टॉक का। तो ये क्या होती हैं? ये हमारी वर्ब होती हैं। तो वर्ब के बारे में थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगला जो स्टेप बताऊंगा वहाँ इसका यूज़ होगा। अब देखिए, कोई भी वर्ब होगी उसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं, उसको ज़रा देख लें। तो कोई भी जैसे वर्ब, जैसे मान लीजिए खाना खाने के लिए मैंने टेक उठाया, तो जैसे इसको लेने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, यानी कि टेक जो है वो आपका लेने के लिए भी यूज़ होगा। लेना ये भी एक तरह का काम है, तो इसके लिए हम टेक का यूज़ करते हैं। अब ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही वर्ब की फॉर्म बदलेगी तो उसकी हिंदी भी बदल जाएगी। अगर होगा लिया तो ये हो जाएगा सर टुक, और ये हो जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप चाहे इसको यहाँ से याद रखें, चाहे आपको इसको हिंदी से याद रखें, आपका मन है। ले लिया या ले चुका, इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसकी थर्ड फॉर्म, दैट इज़ टेकन। तो ये हो गई। फिर एक आता है ले रहा, उसके लिए आता है क्या करते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं ING, तो ये इसकी चौथी फॉर्म हो गई। अब आप चाहे तो इसको ये कह लो कि भैया ये वर्ब की जो है चौथी फॉर्म है, या ये कह लो कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगी है? ING लगी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसको ING कह सकते हैं। फिर अगला आता है लेता या लेती, तो इसके लिए क्या करते हैं?
यहाँ हो जाता है टेक्स, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ा हमने, एस या ई एस जुड़ता है। तो आप इसको चाहे तो ये कह लो कि भाई ये वर्ब की 5 फॉर्म है, मतलब कि 5th फॉर्म है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। तो इस तरह से कुछ 5 फॉर्म्स निकल के आती हैं जिनको आप 3 के रूप में ही काउंट करते हैं, क्योंकि ये जो 2 हैं ये इसमें ही आ जाती हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाऊंगा तो चौथी फॉर्म बन जाएगी, अगर एस या ई एस जोड़ूंगा तो 5वीं फॉर्म बन जाएगी। बेसिकली होती 3 ही है, पहली, दूसरी, तीसरी, फिर इसको आप चौथी मान लीजिए और इसको 5वीं मान लीजिए। अब ये कहाँ कहाँ आती हैं, कैसे कैसे यूज़ होती हैं, वो हम धीरे धीरे आगे पढ़ लेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, वर्ब क्या होती है, वो शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। अब ये वर्ब होती हैं। किसी वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत सारी वर्ब जो है समझा दूंगा या लिख के दिखा दूंगा, तो आप उसको नोट कर लेना। अगर आप इसे लिखना चाह रहे हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वो उसकी फॉर्म होती हैं। चाहे तो आप यहाँ लिख दीजिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की अवस्थाएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। मैं हट जाता हूं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर लिखने के लिए तो सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले आज हमने आपको बताया कि भैया वर्ब क्या होती है और वर्ब की जो है फॉर्म क्या होती है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा कहीं पर वर्ब के बारे में तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। और अगर नए हैं और अगर आपने अभी तक वर्ब के बारे में कभी नहीं सुना है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, मैंने पहली वीडियो में आपको यही समझाया था कि हमको इंग्लिश सीखनी तो है ग्रामर, लेकिन रियल लाइफ से ही सीखनी है। आसपास यही तो सुबह से शाम तक हम कितनी सारी वर्ब यूज़ कर रहे हैं। अब ये मैंने साफ कर दिया, ये भी एक तरह की वर्ब हो गई। अगला स्टेप क्या पढ़ रहे हैं हम, अगला स्टेप है जी आपका हेल्पिंग वर्ब्स। तो अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब क्या हुआ जी, सहायक क्रियाएं हैं जी। तो सहायक क्रियाएं तो हमारी सहायता करेंगी, हमारी ये हेल्प करेंगी। इसको हेल्पिंग वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिना इसके हम पहचान नहीं पाएंगे कि कोई बात कब, कहाँ, कैसे, क्यों कही जा रही है। ये हमें इससे ही पता चलता है। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं और उनके अपने कुछ नियम हैं। तो वो क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं, तो जी इज़ होती है आपकी, एम होती है, आर है, वाज है, वर है, उसके बाद आपका डू है, डज है, डिड है, फिर आपके आती हैं हैव, हैज़ और फिर हैड। इसी तरह से जी इधर को लिख देते हैं। फिर आती है आपकी जी विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, शुड हैव, कुड हैव आती है, और एक आती है सर आपकी वुड हैव। तो ये आपकी कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, ये कहाँ क्या इनका यूज़ करेंगे, वो हम आगे आने वाली एक वीडियो में यही चीज़ पढ़ेंगे। अभी मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर और वाज वर्ब, इनके बाद हमेशा वर्ब की 4th फॉर्म लगेगी, हमेशा 4th फॉर्म आएगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड होगा जी, आईएनजी ऐड होगी। और ये जो 3 हैं आपकी, हैव, हैज़ और हैड, इनके साथ हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ होगा। अब बची कितनी, 3 आपकी ये बची और बाकी ये बची। इन सभी के साथ में हम यूज़ करते हैं हमेशा ये यहाँ तक, ये वुड तक है आपका, वुड तक जो आएगी ये इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यहाँ भी हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। ये जो 3 बची, यहाँ फिर आपसे जो है वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि भाई इज, एम, आर, वाज और वर, अगर इन 5 के बाद कोई वर्ब आती है तब, वर्ब नहीं आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन 5 के बाद में वर्ब आती है तो जी वर्ब की 4थी फॉर्म आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी।
और दूसरी बात क्या याद रखनी है, हैव, हैज़ और हैड, ये तीन जहाँ भी आ जाएंगे, ये अकेले आएँ या कहीं किसी के साथ आएँ, जैसे यहाँ पे किसी के साथ में लिखे हैं, तो इन तीनों के बाद हमेशा जो है थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपको ये सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है कि भाई इज़, एम, आर, वाज, वर के बाद आईएनजी आएगी यानी कि चौथी फॉर्म आएगी, और हैव, हैज़, हैड इनके बाद जो है थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी जितने भी बचे उन सब के साथ में आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ध्यान क्या रखना है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव और हैज़ और हैड। अब मैंने इसको ऐसे करके क्यों लिखा, फिर इनको इधर क्यों लिखा, मैं इन डूडर्स को इधर भी तो लिख सकता था, या फिर मैं इन तीनों को यहाँ लिख सकता था। तो उसका एक क्रम है, एक क्रम के, मैं क्रम के साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये एक साथ होंगी, फिर ये एक साथ होंगी, ये तीन एक साथ होंगी, फिर ये बाकी एक साथ होंगी और ये तीन एक साथ होंगी, इसलिए मैंने इनको ऐसे लिखा है। वरना तो मैं क्या करता, इन तीन को यहाँ लिख देता और इन वाली तीन को यहाँ लिख देता, पर ये आगे चल के फिर दिक्कत होगी, तो पहले मैंने इनको लिख लिया और फिर मैंने इनको लिखा है। अभी आप सिर्फ इसको ऐसे ही लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में जानते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, अगर वर्ब आती है तब, और हैव, हैज़, हैड ये तीनों जहाँ भी आ जाएंगे वहाँ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बाकी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होंगी उन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इज, एम, आर, वाज, वर, आईएनजी, हैव, हैज़, हैड, थर्ड फॉर्म, बस। बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ये याद भी धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये आपकी कुछ हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अभी तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप इनको याद कर लें, क्योंकि धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक आपको अपने आप याद हो जाएंगी और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए। अब जो अगली चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। तो दूसरा स्टेप आज हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा वर्ब और दूसरा पढ़ा हेल्पिंग वर्ब। अब अगला स्टेप है सर आपका क्वेश्चन वर्ड्स, है जी। क्वेश्चन वर्ड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, प्रश्नवाचक शब्द। मतलब कि वे शब्द जिनसे हमें एक प्रश्न की अनुभूति होती है, एक सवाल की अनुभूति होती है, उनको हम जो है प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि कब, अभी हम सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कब, कोई चीज़ कब हुई थी या कब होगी या कब होती है, तो इसमें कब से क्या पता चल रहा है कि ये एक तरह का क्वेश्चन वर्ड है। तो कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उनको हम लिख लेते हैं। तो पहले डब्लू फैमिली के लिख लेते हैं। डब्लू फैमिली में सबसे पहले आता है, पहले बाद में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्हाट आता है, फिर आपका आता है हु है जी, फिर आपका आता है जी व्हेन, फिर आता है सर आपका व्हाई, फिर आता है सर आपका वेयर, फिर आता है सर आपका विच, है जी, फिर आता है सर आपका whom, फिर आता है सर आपका whose। तो इस तरह से ये जो है डब्लू फैमिली के आते हैं, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, विच, whom और whose। ठीक है जी, जिसमें व्हाट का मतलब क्या होता है, ये क्या ही होता है इसका मतलब। हु माने क्या होता है जी, कौन होता है। व्हेन माने होता है जी कब, है जी। व्हाई का मतलब क्या होता है जी, क्यों हो वह, है जी। और वेयर का मतलब होता है कहाँ। विच माने होता है जी कौन सा या कौन सी, है जी। whom माने होता है सर किसके, किसके लिखो, या सॉरी किसके साथ भी आ जाता है इसका मतलब, या फिर आप इसको किसको भी बोल सकते हैं, है जी। whose का मतलब होता है सर आपका किसके और किसकी और किसका। ये क्या है, ये कैसे यूज़ हो रहे हैं, ये जब हम यूज़ करेंगे इनको तब आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए इनको लिखिए। फिर आते हैं सर आपके क्वेश्चन वर्ड आते हैं एच फैमिली के। एच फैमिली में सबसे पहले आता है सर आपका हाउ, फिर आता है सर आपका हाउ फार, और फिर आता है जी आपका हाउ लॉन्ग, है जी। उसके बाद आता है जी आपका हाउ मैनी, और फिर आता है जी आपका हाउ मच। तो ये है, तो है जी, ये होते हैं जी आपके डब्लू फैमिली के वर्ड, जिसमें हाउ का मतलब होता है जी कैसे, हाउ फार का मतलब होता है जी कितनी दूर,
हाउ लॉन्ग का मतलब होता है जी कितना लंबा समय। ऐसे ही हाउ मैनी का मतलब होता है जी कितने या कितनी, कितने या कितनी। इसी तरह से हाउ मच का मतलब होता है जी कितना या कितने। ठीक है जी। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं। व्हाट माने क्या हो गया, हु माने कौन, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों, वेयर माने कहाँ, विच माने कौन सा, हु माने किसके साथ या किसको, हुज माने किसके, हाउ माने कैसे, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, हाउ लॉन्ग माने कितना लंबा समय, और हाउ मैनी हाउ यानी कि कितने कितने, और हाउ मच आता है सर आपका कितने और कितने के लिए। अब ये दोनों दरअसल सेम आपको लग सकते हैं, ये दरअसल सेम नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि हाउ मैनी जो है ये आपका गिनने के लिए यूज़ आएगा, यानी कि गिनने वाली चीज़ों के लिए हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, और जी हाउ मच का हम यूज़ करते हैं तोलने वाली चीज़ों के लिए। तो इसको आप तोलना लिख सकते हैं। बैलेंस वाली चीज़ों के लिए मतलब जहाँ हम मात्रा के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा थोड़ा है जी, इतना 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 इतना, ये इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे जी हाउ मच का यूज़ करेंगे। और अगर गिनने वाली चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे तो हम हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनको भी हम धीरे धीरे समझेंगे, एक एक पे काम करेंगे और फिर हम इसे को याद कर लेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये अगला स्टेप था जी आज का। तो आज हमने आपको कितनी चीज़ें बता दी जी, फिर से याद दिला देते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया, याद करो क्या बताया आज, सबसे पहले वर्ब बताई, फिर उसके बाद क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब बताई, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में ये भी बताया कि किसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी। इज एम आर वाज वर्ब के साथ हमेशा वर्ब आती है तो आईएनजी आएगी, और अगर हैव हैज़ हैड जहाँ आ जाएंगे तो वहाँ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और उसके बाद हमने आपको ये क्वेश्चन वर्ड बताया। अब ध्यान दीजिए, तो सब्जेक्ट हमने आपको कल बता दिया था, हेल्पिंग वर्ब बता दिया आज, और तुम्हारी वर्ब बता दी, क्वेश्चन वर्ड बता दी। अब ध्यान दीजिए, अब एक जो सबसे मेन चीज़ है इंग्लिश के अंदर वो ये है सर रूल्स मेकिंग। जिसको ये पता है उसको इंग्लिश में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जिसको पता है कि रूल्स मेकिंग क्या होती है, क्योंकि रूल्स मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि सर आपको रूल बनाना आएगा, आप जानोगे कि रूल्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उनको हम बना सकते हैं किसी भी चीज़ का, क्योंकि रूल्स बहुत सारे हैं इंग्लिश में। अब आप कहाँ तक याद रखोगे, तो उससे बेहतर है कि हम रूल्स को बनाना सीख लें। जब हमें मेथड पता होगा तो हमारे लिए चीज़ों को करना आसान हो जाएगा। जैसे मैथ में फॉर्मूला आता है a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, फॉर्मूला पता है तो हम उस तरह का कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। वैसे ही इंग्लिश में रूल्स मेकिंग है। अब ध्यान दीजिए, तो पहली वीडियो में मैंने आपको एक बताया था, सबसे पहली वाली वीडियो में, कि भाई बातों को बोलने के 4 ढंग हैं। बातें होती भी 4 तरह की हैं, और बातों किसी भी बात को हम 4 ढंग से बोल सकते हैं। तो वो जो 4 ढंग से बोलने वाला जो फॉर्मूला था वही हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो जी सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, देखिए जी सेंटेंस है। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं, कोई वाक्य बनाना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको कम से कम 3 शब्दों की ज़रूरत होगी। कम से कम यानी कि कम से कम 3 शब्द तो आपके पास होने चाहिए, तो ही आप सेंटेंस बनेंगे। यानी कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि भाई कम से कम 3 शब्द। बस इन 3 शब्दों का ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा तो होते ही हैं, 4 5 6 7 8 9 10 20 शब्दों का एक सेंटेंस बनता है, पर कम से कम आपको सर 3 शब्द तो चाहिए होंगे। अब उसमें क्या चाहिए होगा, तो सबसे पहले आता है सर आपका सब्जेक्ट। अब अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो काम कौन करेगा सर, बात कैसे बनेगी। तो सब्जेक्ट चाहिए होता है। दूसरे नंबर पे चाहिए होता है सर हमें हेल्पिंग वर्ब, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए होता है, आप इसको ऑब्जेक्ट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, या ऑब्जेक्ट मान लीजिए, छोड़िए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और साथ में आता है ऑब्जेक्ट। अब ये इसमें कुछ याद नहीं करना है, बड़ा आसान है जी। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए।
अब ये तो हुआ बात को बोलने के 4 ढंग होते हैं। पहले में हम बात कहते हैं, दूसरे में मना करते हैं, तीसरे में कन्फर्मेशन लेते हैं ऐसा है अथवा नहीं है, और चौथे में हम सवाल पूछते हैं। तो पहला हो गया बात कहने के लिए। दूसरे में हम क्या करते हैं, बात को मना करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो नेगलेशन के लिए हम क्या लगाएंगे जी, इसमें नोट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि नोट जो आएगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगा दिया, ये बन गया सर आपका दूसरा वाला रूल। यही ध्यान रखना है, यहीं से क्या बन जाएगा, दूसरा वाला बन जाएगा। अब हमको बनाना है तीसरा रूल। कन्फर्मेशन वाले रूल के लिए, कन्फर्मेशन जो हम बात बोलते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेकर आइए, ये वही हेल्पिंग वर्ब। बचा क्या, सब्जेक्ट बचा, तो ली सब्जेक्ट लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ चली गई, हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ से यहाँ ले आए। एक बार फिर से देख लीजिए, दूसरे वाले रूल में से आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब उठा के शुरू में रखनी है। तो ये हमने रख दी हेल्पिंग वर्ब। बचा क्या, सब्जेक्ट बचा, ठीक है जी। क्या बचा, नोट भी बचा। अब यहाँ नोट को अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि कभी कभी सेंटेंस में नोट आएगा भी और कभी कभी सेंटेंस में नोट नहीं भी आएगा, तो इस तरह से भी हो सकता है। तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और लास्ट में क्या बचा, ऑब्जेक्ट बचा। ये बचा, ये हो गया तीसरी वाली बात बोलने के लिए, यानी कि जब हम बात पर कन्फर्मेशन लेते हैं कि क्या कोई चीज़ ऐसी है अथवा नहीं है। जैसे हमने पूछा कि घर में डॉक्टर है क्या, या क्या घर में डॉक्टर है, या हमने ये पूछा क्या घर में डॉक्टर नहीं है, तो इसलिए हम नोट को अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब चौथे में हम क्या करेंगे जी, चौथे में हम पूछेंगे सवाल, क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमको क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड चाहिए, इसलिए मैंने आपको वो पहले बता दिया, ठीक है जी। तो चौथे में क्या करना है आपको, इस तीसरे वाले रूल से पहले सबसे पहले आपको जोड़ना है क्वेश्चन वर्ड। अब उसके बाद में इस तीसरे वाले रूल को ऐसे लिख दीजिए पूरे को। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। फिर से नोट को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसमें भी नोट हो भी सकता है और नोट नहीं भी हो सकता। और लास्ट में आ जाएगा सर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये फंडा है जी। बस जिसको ये पता है उसके लिए सब कुछ आसान है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सब्जेक्ट आपको समझा दिए थे, हेल्पिंग वर्ब समझा दी थी, ऑब्जेक्ट भी बता दिया था आपको। तो ये है जी खेल। अब समझिए इसको। दूसरे रूल में क्या करा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाया। तीसरे में क्या करा, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखा, बाकी जो बचे उनको ऐसे लिख दिया। चौथे में क्या करा, तीसरे वाले से पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया और तीसरे वाले को ऐसे उतार दे, ये बन गया चौथा। बस इसके अलावा पांचवा नियम ही नहीं है सर, ये 4 ही नियम है, इन पे ही सब कुछ होगा। सब कुछ इन्हीं से होगा और किसी से कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी, मैंने आपको बताया इज, एम, आर, वाज, वर, उसके बाद हमने लिखा था डू, फिर लिखा था डज, उसके बाद लिखा डिड, याद हो गई थी या नहीं हुई थी, हैव, हैज़, उसके बाद लिखा था हैड, फिर उधर को लिखा था विल, शैल लिखा था, कैन लिखा था, कुड लिखा था, और क्या लिखा था जी, कैन कुड के बाद लिखा था हमने जी मे लिखा था सर आपका, माइट लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसके बाद मस्ट है, उसके बाद हमने लिखा था जी शुड, और उसके बाद हमने लिखा था जी वुड। वो जो नीचे की थी उनको छोड़ दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब ये हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का रूल बनाना चाहूँ तो क्या मेरे लिए आसान होगा या नहीं होगा, आसान होगा। हमको जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब दिख रही है बस फटाक से उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब उठा कर रखिए, उसके 4 रूल बन गए। जैसे मान लो मुझे इज़ के 4 रूल बनाने हैं, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, उसके 4 रूल मुझको पता होने चाहिए। तो मुझको क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या रख देना है, इज़ रख देना है, और मुझे मिल जाएंगे इज़ के 4 रूल। जैसे ये है जी, तो मैं इज़ के लिए हम बना रहे हैं 4 रूल। तो पहला क्या बना, सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह मैं क्या रख दूंगा, इज़ रख दूंगा, और फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब इसका दूसरा रूल बनाइए, मेरे लिखने से पहले ही समझ जाइए मैं क्या करने वाला हूँ, इज़ के बाद लगाने वाला हूँ नोट, ठीक है जी। तीसरे में मेरे लिखने से पहले समझ जाइए, मेरे लिखने से पहले समझ जाओ कि इज़ का तीसरा रूल क्या होगा, मैं इज़ को शुरू में लिख दूंगा और यहाँ ये सब्जेक्ट लिख दूंगा, नोट को कर दूंगा अंडरलाइन, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। चौथे में क्या करूँगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए क्या करना पड़ेगा। इससे पहले क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन वर्ड लगा दूंगा जी, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा वो हम देख लेंगे। उसके बाद इज़, और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया जी, उसके बाद हो गया नोट, और उसके बाद हो गया सर आपका ऑब्जेक्ट। ये लीजिए, ये बन गए इज़ के 4 रूल।
इसी तरह से M के 4 रूल बन सकते हैं, इसी तरह से R के 4 रूल बन सकते हैं, इसी तरह से वाज के 4 रूल बन जाएंगे, इसी तरह से वर के 4 रूल, इसी तरह से डू, डज, डिड, हैव, हैज़, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आपको इस फॉर्मूले में रखना है और उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको उस हेल्पिंग वर्ब के चारों रूल मिल जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है अपन तुमको क्या समझा रहा है? बहुत डीपली समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जी। सबसे पहले हमने आपको बता दिया था, तो यहाँ पे जो कुछ भी है मैं लिखा, देखो सब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया था कल, हेल्पिंग वर्ब आज समझा दी थी, ऑब्जेक्ट भी समझा ही दिया था। तो ये है जी सारा फंडा ये है। अब आप इसमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए 4 रूल बनाना चाहें आपके लिए आसान होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे जल्दी से बता दो वुड का चौथा रूल क्या होगा, तो आप फटाक से बता सकते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या आ जाएगा? वुड, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट। मेरे बोलने से पहले बोलिए, मुझे आपकी आवाज़ तो आ नहीं रही है लेकिन सुन तो सकता ही हूँ। अब जैसे शुड है, मैंने कहा भाई शुड का तीसरा रूल बताओ, शुड का तीसरा रूल, तो क्या करना है? ये रहा जी शुड। सबसे पहले क्या लिख देंगे? शुड। जल्दी बताओ, शुड, सब्जेक्ट, नॉट, ऑब्जेक्ट। ये हो गया जी खेल खत्म। ये फॉर्मूला है सर। तो ये है जी, इसके बिना नहीं हो पाएगा अगर आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे, ये ध्यान दीजिए। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है जी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज के वीडियो में हम बस इतना ही रखेंगे। अब आप क्या करेंगे कि भाई इन हेल्पिंग वर्ब के लिए अगर आप कहीं पर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो हर एक हेल्पिंग वर्ब के लिए 4 रूल बनाइए। आपको समझ में आ गए हैं मुझे पता है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? मक्कारी करेंगे, आप लिखेंगे नहीं। और यही दिक्कत है, लिखना बड़ा ज़रूरी है। आपको क्या करना है? हर एक हेल्पिंग वर्ब के 4 रूल बनाने हैं। 4 इसके बनेंगे, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। तो बार बार 4 बनाने से क्या होगा? ये जो रूल्स मेकिंग का जो फंडा है ये दिमाग में बैठ जाएगा, और जिस दिन बैठ जाएगा तो मैं अगली वीडियो में जैसी कुछ बताया करूँगा आप तुरंत उसको समझ लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।